चलिए हम समझेंगे पदार्थ की दोहरी प्रकृति को। ठीक है, जो यहाँ पूरा लिखा हुआ है वो सब पदार्थ के दोहरी प्रकृति को समझाता है। पदार्थ की दोहरी प्रकृति मतलब पदार्थ में दो गुण मौजूद होना। ठीक है, उसको समझेंगे। सबसे पहला क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। ठीक है, ये कौन सा प्रभाव है इसको समझते हैं। तो वह प्रभाव जिसमें प्रकाश क्या करता है, जब किसी धातु की सतह पर पड़ता है प्रकाश, यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह से टकराती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और यह जो प्रभाव है उसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसको समझा था आइंस्टाइन ने। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है यही बस कि चूंकि प्रकाश तो तरंग है और उसका ना कोई भार है ना द्रव्यमान है, कुछ नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से प्रतिस्थापित कैसे कर रहा है। तो ये जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए सन 1905 में क्वांटम सिद्धांत दे दिया। ठीक है, और ये क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो लगातार नहीं निकलती हैं। ठीक है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं लगातार नहीं निकलती हैं, बल्कि कई छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलती हैं, और इन बंडलों को क्वांटम कहते हैं। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत यांत्रिकी सिद्धांत भी आ जाता है और तरंग सिद्धांत भी आ जाता है। क्वांटम सिद्धांत ये स्पष्ट कर देता है कि जो प्रकाश है वो तरंग तो है ही, साथ ही उसमें कण का गुण मौजूद होता है। ठीक है, कण का गुण मौजूद होता है। तो दो सिद्धांत इसमें आ जाते हैं, तरंग सिद्धांत और यांत्रिकी सिद्धांत। तो इस तरह इन दोनों सिद्धांतों के समायोजन से एक नया सिद्धांत बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत को सन 1924 में डी ब्रॉगली ने दिया। ठीक है, उसी ने प्रतिपादित किया था, उसी ने समझा इसको। ठीक है, और इसी ने बताया पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में कि जो पदार्थ के छोटे छोटे कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, परमाणु है, ये सब अगर गतिशील होते हैं तो इनमें कणों का गुण तो मौजूद होता ही है, साथ ही ये तरंग का गुण भी धारण कर लिए रहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये तरंग के रूप में है तो इनका तरंग दैर्घ्य बनेगा, इनकी आवृत्ति होगी, इनमें वेग होगा। ठीक है, जो एक तरंग के पास होता है उसका तरंग दैर्घ्य के मतलब लंबाई उसकी। ठीक है, गर्त श्रृंग बनाएगा, उसका आयाम होगा, तो ये सारे गुण उसमें मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये पदार्थ की दोहरी प्रकृति है, मतलब कि पदार्थ कण की भांति और तरंग की भांति, दोनों की भांति व्यवहार करता है। अब हम समझेंगे डी ब्रोगली संबंध को। ठीक है, अब उसने बता दिया, अब एक समीकरण बनाया। देखो डी ब्रोगली ने क्या किया, प्लांक के द्वारा दिए गए एक समीकरण जो ऊर्जा का समीकरण है, ठीक है, और आइंस्टाइन के ऊर्जा के समीकरण, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, एक साथ लेकर एक नए समीकरण बनाया। प्लांक का जो समीकरण था वो प्रकाश के तरंग प्रकृति पर आधारित था, और जो आपका आइंस्टाइन का जो ऊर्जा का समीकरण था वो किस पर आधारित था? पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित था, क्योंकि आइंस्टाइन के जो समीकरण उसमें कौन क्या है? द्रव्यमान है। तो देखो प्लांक के अनुसार ऊर्जा का मान जो है एच इंटू म्यू होता है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है? वो म्यू आवृत्ति वाला प्रकाश का फोटोन है। अगर प्रकाश के फोटोन का आवृत्ति म्यू है, ठीक है, माना म्यू 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 क्या है? आवृत्ति है। तो प्रकाश के फोटोन की अगर आवृत्ति म्यू है तो ऊर्जा का जो मान है वो होता है एच इंटू म्यू होता है। ठीक है, अब आइंस्टाइन के अनुसार ऊर्जा का जो मान है, प्रकाश का ऊर्जा है, उसका मान क्या होगा? m इंटू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, और c क्या है? प्रकाश फोटोन का वेग होगा। ठीक है, यानी प्रकाश का वेग। तो आइंस्टाइन का जो है समीकरण में द्रव्यमान दिया है, तो ये पदार्थ के कण की और वो
तरंग की गुण है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। ई दोनों समीकरण में ई है, तो चूंकि समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ से बराबर हो जाएंगे, तो H इंटू म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। अब याद रखें कि जो आवृत्ति होता है और तरंग दैर्घ्य, किसी भी तरंग का आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, इन दोनों का अगर गुना किया जाए तो जो मान आता है वो प्रकाश के वेग के बराबर आता है। ठीक है, किसके बराबर आता है, प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग के बराबर क्या आता है, किसी भी तरंग है, तरंग की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य, इन दोनों का गुना किया जाए तो प्रकाश का वेग c के बराबर आता है। तो इस तरह म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय लेमडा, लेमडा इधर आ गया, ठीक है, तो c बाय लेमडा हो गया, म्यू इज इक्वल टू c बाय लेमडा, म्यू इंटू लेमडा इज इक्वल टू c, तो लेमडा इधर आया समीकरण में, तो म्यू इज इक्वल टू c बाय लेमडा हो जाएगा। अब म्यू की जगह c बाय लेमडा लिख दिया, h इंटू सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। अब सी कट जाएगा दोनों समय, तो इधर c बचेगा एक, h बाय लेमडा बराबर एम सी। ठीक है, अब लेमडा को इधर ला दिए समीकरण में दाएं पक्ष में और एम सी को बाएं पक्ष में, तो h बाय एम सी इज इक्वल टू लेमडा। अब चूंकि इसमें c है, ठीक है, समीकरण में c है, h बाय एम सी है, तो c क्या है, प्रकाश के फोटोन है, इसलिए ये जो समीकरण बना लेमडा बराबर h बाय एम सी, ठीक है, ये प्रकाश के फोटोन के लिए समीकरण है। अगर c की जगह हम किसी पदार्थ के वेग को लें, ठीक है, v ले लेते हैं, तो h बाय एम इंटू वी इज इक्वल टू लेमडा। अब ये किसी पदार्थ के कण के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी कण की वेग v माना है। अब हमें पता है द्रव्यमान गुणित वेग यानी m इंटू वी बराबर क्या होता है, p होता है, p मतलब संवेग, तो h बाय पी बराबर लेमडा होता है, 1/p प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के। यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि अगर पदार्थ का संवेग अधिक है तो लेमडा का जो मान यानी तरंग जो है क्या बनेगा, छोटा बनेगा। एक बड़ा है तो दूसरा छोटा, यानी कि एक की अधिकता से दूसरे में कमी, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह संबंध बना। तो डी ब्रॉगली ने पदार्थ की दोहरी प्रकृति को समझाया और अपना एक संबंध दिया, तो ये दोनों यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव से लेके यहाँ तक जो है इस प्रकार जो है प्रोसेस चला और एक नया चीज बन गया, और इस तरह स्पष्ट हुआ कि पदार्थ कण भी गुण धारण करता है और तरंग का भी गुण धारण करता है।